नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में हम लेकर आए हैं 18 अगस्त यानी कि आज के मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछे हुए प्रश्नों को। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी क्लास। प्रश्न पूछा गया था, सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं सत्रिया नृत्य का संबंध असम राज्य से है और यह प्रश्न दोस्तों 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। सत्रिया नृत्य असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है जो सत्रिया संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो असम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का आधार है। यह एक नृत्य नाटक प्रदर्शन करता है जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णव मठों में हुई थी। इसका सिर्फ श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव द्वारा दिया जाता है। नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को हाल ही में सत्रिया नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए असम सरकार द्वारा माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सत्रिया नृत्य को संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य से लगातार प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ और अन्य शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। भरतनाट्यम नृत्य का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। कथकली का दोस्तों केरल के साथ संबंध है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक दोस्तों उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम दोस्तों केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी का संबंध मणिपुर से है एवं उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य का संबंध उड़ीसा राज्य के साथ है। अगला प्रश्न था, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो दोस्तों, सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म को उसके वर्तमान स्वरूप में ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने वर्ष 1699 में सिख युद्ध समुदाय खालसा की स्थापना की थी। और दोस्तों, यह प्रश्न काफी पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह ने। उन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे और सिख धर्म के 5वें KS का भी परिचय दिया। गुरु नानक देव सिख धर्म के पहले गुरु थे। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा, गुरु नानक देव। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 8वीं सदी से धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? तो दोस्तों, उसका सही जवाब था मुर्शीद कुली खान। 17वीं शताब्दी के अंत तक मुगल साम्राज्य ने कई संकटों का सामना किया। सम्राट औरंगजेब, जो अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट था, ने दक्कन में एक लंबा युद्ध लड़कर अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को समाप्त कर दिया। शाही प्रशासन की दृष्टता टूट गई और मुगल सम्राट शक्तिशाली मनसबदारों पर नजर रखने में सक्षम नहीं रहे। 3 मुगल प्रांत जो प्रमुख रूप से खड़े थे वे थे अवध, हैदराबाद एवं बंगाल। इन प्रांतों के मनसबदारों ने 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के संकट का लाभ उठाया और 18वीं शताब्दी में बंगाल धीरे धीरे मुर्शीद कुली अली खान के अधीन मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। उन्हें बंगाल के नायक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसका अर्थ था प्रांत के उपराज्यपाल। उसने जल्द ही सत्ता हासिल की और राज्य के राजस्व प्रशासन की कमान भी संभाल ली। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से सोन नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो ऑप्शन में गुजरात राज्य दिया था, जो कि इसका सही जवाब था। सोन नदी गुजरात राज्य से नहीं बहती। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है। सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, जो बिहार में पटना के पास जाकर गंगा नदी में मिलती है। और यह पॉइंट दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि सोन नदी गंगा नदी में कहां मिलती है? तो याद रखिएगा, बिहार में पटना के पास। इसके अलावा याद रखिएगा, अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है, सोन, जोहिला एवं नर्मदा। सोन नदी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में बहती है। सोन नदी का मुख्य बांध है बाणसागर बांध एवं इंद्रपुरी बैराज या इंद्रपुरी बांध। बाणसागर बांध मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले में देवलोन नामक स्थान पर निर्मित अंतरराज्यीय बहुउद्देशीय बृहद नदी घाटी परियोजना है। यह बांध मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बनाया गया है। बाणसागर बांध 2008 में चालू किया गया था। इसके अलावा याद रखिएगा, इंद्रपुरी बांध भारत के बिहार राज्य के रोहतास जिले में सोन नदी पर स्थित एक बांध है। इंद्रपुरी बैराज का निर्माण 1968 में किया गया था, याद रखिएगा।
फिर प्रश्न था इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप सभी जानते हैं बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है, याद रखिएगा, और यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। अगला प्रश्न था गुरु नानक देव की जयंती कब मनाई जाती है। दोस्तों, गुरु नानक देव ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी, और याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाती है। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 को दिल्ली सल्तनत के लाहौर प्रांत के तलवंडी गांव में हुआ था। वह सिख धर्म के संस्थापक और 10वें सिख गुरुओं में से पहले थे। 55 वर्ष की आयु के आसपास गुरु नानक देव जी करतारपुर में बस गए और सितंबर 1539 में अपनी मृत्यु तक वहीं रहे। करतारपुर दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा, और हाल ही में करतारपुर कॉरिडोर को भारत और पाकिस्तान सरकार ने सिख श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया है। अगला प्रश्न था संशोधित मूल्य वर्धित कर के क्षेत्र में लगाया जाता है, किस क्षेत्र में लगाया जाता है, तो याद रखिएगा उत्पाद शुल्क पर लगाया जाता है। उत्पाद शुल्क के इतिहास में 1946 एक ऐतिहासिक वर्ष रहा है, जब दीर्घकालीन राजकोषीय नीति 1985 के क्रियान्वयन में बीपी सिंह, जो कि उस समय के वित्त मंत्री थे, उन्होंने 1 मार्च 1986 में मोडबैट लागू किया था। और मोडबैट दोस्तों एक प्रकार का केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता है। अगला प्रश्न था मलयाट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो दोस्तों मलयाट्टम एक प्रकार का नृत्य है और इसका संबंध केरल और तमिलनाडु राज्य से है। मलयाट्टम केरल राज्य का एक लोक नृत्य है। मलयाट्टम नर्तक मोर पंख पहनते हैं और मोर के रूप में स्वांग करते हैं, इसलिए मलयाट्टम को मोर नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। और इस पॉइंट को दोस्तों याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि मोर नृत्य के रूप में किस नृत्य को जाना जाता है, तो सही जवाब होगा मलयाट्टम। अगला प्रश्न था अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है, तो दोस्तों बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। फिर प्रश्न था NIET का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन टीचिंग। अगला प्रश्न था 2022 में राजकोषीय घाटा कितना था, तो याद रखिएगा 2022-23 का राजकोषीय घाटा था 17.3 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न था उत्तरी अमेरिका का 3 बार सम्मान प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक कौन है, जिन्हें 1987 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था, या जिन्होंने 1987 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो दोस्तों इनका सही जवाब था डॉक्टर हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना का जन्म अविभाजित भारत के रायपुर जिला मुल्तान पंजाब नामक स्थान पर 9 जनवरी 1922 में हुआ था। मुल्तान दोस्तों वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जिन्हें वर्ष 1968 में प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियाइड की भूमिका का प्रदर्शन करने के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार साझा तौर पर 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों के साथ दिया गया था। सन 1960 में इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्कॉन्सिन विद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ एंजाइम रिसर्च में प्रोफेसर का पद पाया, और उसके बाद इन्होंने अमेरिकी की नागरिकता ले ली थी, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था थाई पूसम एक धार्मिक त्योहार है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो दोस्तों थाई पूसम तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। थाई पूसम तमिल हिंदू समुदाय द्वारा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। दोस्तों थाई पूसम एक माह एवं एक तारे के नाम को मिलाकर नाम रखा गया है। अगला प्रश्न था किस महासागर का आकार त्रिभुजाकार है, यानी कि ट्राइंगल है, तो दोस्तों हिंद महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर 3 तरफ से अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के भूभागों से घिरा हुआ है। इसके अलावा याद रखिएगा अटलांटिक महासागर का एस आकार का आकार है इस तरह से, और यह काफी महत्वपूर्ण है, अगली शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न था भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, या सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह प्रश्न दोस्तों 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, और गोदावरी नदी भारत की दूसरी बड़ी नदी है। गोदावरी गंगा के बाद भारत की दूसरी लंबी नदी है। याद रखिएगा गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर और गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। गोदावरी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, याद रखिएगा, और जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है।
यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। उसका सही जवाब होगा गोदावरी। अगला प्रश्न था क्षिप्रा नदी का उद्गम कहां से होता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं क्षिप्रा नदी का उद्गम काकड़ीबाड़ी इंदौर से होता है। क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर के समीप काकड़ीबाड़ी से होता है और मंदसौर जिले में चंबल नदी में मिल जाती है। याद रखिएगा क्षिप्रा चंबल नदी की सहायक नदी है। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है और जहां प्रति 12 वर्षों में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और याद रखिएगा रामघाट पर किया जाता है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्षिप्रा नदी के रामघाट पर सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। फिर प्रश्न था मध्य प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन तो स्टूडेंट्स को याद नहीं थे, बाकी याद रखिएगा। बधाई, राई, भगौरिया, मटकी, गौचो, परधौनी, बरेदी, ज्वारा आदि मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न था कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। दोस्तों नृत्य से लगातार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य के साथ है। यह काफी हद तक 7वीं शताब्दी में शुरू हुए भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप विकसित हुआ है। कुचिपुड़ी का नाम कुलेचापुरम गांव के नाम पर रखा गया है, जहां इसे महान विद्वानों और कलाकारों द्वारा पोषित किया गया है। और यह प्रश्न दोस्तों पटवारी में पूछा गया था कि कुलेचापुरम के नाम पर किस नृत्य का नाम रखा गया है। तो उसका सही जवाब था कुचिपुड़ी। संगीत नाटक अकादमी द्वारा 8 नृत्य रूपों को भारत के शास्त्रीय नृत्यों के रूप में स्वीकार किया है और जिनमें से कुचिपुड़ी भी एक है। अगला प्रश्न था ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले कई बार कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। और याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, जिसकी सहायक नदी को बराक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी 5300 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय के कैलाश पर्वतमाला से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश के रास्ते तिब्बत से होकर भारत में प्रवेश करती है एवं बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले यह असम और बांग्लादेश से होकर गुजरती है और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो आप सभी जानते हैं शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न था कौन सा पादप वर्ग जड़, तना तथा पत्ती तीनों होते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब था टेरिडोफाइटा। इसमें जड़, तना तथा पत्ती तीनों वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न था वह दोष जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों उसे निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को चिकित्सीय भाषा में मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति के लिए अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। और यह दोस्तों काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। हो सकता है अगली शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाए कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का चश्मा दिया जाता है। तो सही जवाब होगा अवतल लेंस का चश्मा। फिर प्रश्न था सब्जी सड़ने का क्या कारण है। तो दोस्तों हवा, नमी, प्रकाश, तापमान एवं सूक्ष्म जीव की वृद्धि सब्जी सड़ने का मुख्य कारण होता है। अगला प्रश्न था भरतनाट्यम में किस संगीत का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों कर्नाटक संगीत का उपयोग किया जाता है भरतनाट्यम में। भरतनाट्यम नृत्य कर्नाटक संगीत की ताल और लय पर किया जाता है, जिसकी प्रस्तुति की शुरुआत गायन के साथ होती है और बाद में वाद्य यंत्रों द्वारा ताल बजाई जाती है। भरतनाट्यम सबसे पुराने भारतीय शास्त्रीय नृत्य में से एक है, सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य में हुई थी। फिर प्रश्न था पीर पंजाल श्रेणी से होकर कौन सी नदी बहती है। तो दोस्तों पीर पंजाल से होकर चेनाब नदी बहती है। चेनाब नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय से चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है। ऊपरी भाग में से चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा चेनाब नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न था इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत किसने की थी। तो याद रखिएगा रेव जे डॉवसन ने इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की थी। अंग्रेजी भाषा का अध्ययन मिशनरी रेव डॉवसन द्वारा किया गया था, जिन्होंने 1818 में मटनचेरी में एक अंग्रेजी स्कूल खोला था। फिर प्रश्न था कैलाश सांखला का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों यह प्रश्न भी काफी बार पूछा जा चुका है। कैलाश सांखला का संबंध दोस्तों बाघ संरक्षण से है। कैलाश सांखला बाघ संरक्षण से संबंधित थे। उनका जन्म 30 जनवरी 1925 में राजस्थान के जोधपुर में हुआ था।
वह एक भारतीय जीव विज्ञानी और संरक्षणवादी थे। वे दिल्ली प्राणी उद्यान के निर्देशक और राजस्थान के मुख्य वन्यजीव वार्डन भी थे। अगला प्रश्न था बैंक दर का क्या अर्थ है? तो दोस्तों केंद्रीय बैंक द्वारा वसूल की जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर बैंक दर कहलाती है। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई बिना किसी सुरक्षा के वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। अगला प्रश्न था राष्ट्र के मित्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है और देश बंधु का मतलब होता है राष्ट्र का मित्र। चित्तरंजन दास जिन्हें देश बंधु या राष्ट्र मित्र के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक एवं कार्यकर्ता और वकील थे। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से पाउंड किसकी मुद्रा है? तो दोस्तों पाउंड इंग्लैंड की मुद्रा है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों ऑप्शन में कल्याण सिंह जी का नाम दिया था, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे और 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। कल्याण सिंह एक प्रखर राष्ट्रवादी राजनीतिक के रूप में जाने जाते थे। वह 2 बार उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। एक भारतीय राजनेता थे जिन्होंने राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है, याद रखिएगा कल्याण सिंह जी ने। अगला प्रश्न था नाटो का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों नाटो का पूर्ण रूप होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या जिसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यह संगठन 31 स्वतंत्र सदस्य देशों का गठबंधन है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था टेम्स नदी कहां से निकलती है या कहां बहती है? तो दोस्तों टेम्स, या जिसे कई जगह आपने थेम्स नदी के नाम से भी इसका नाम सुना होगा, यह लंदन में निकलती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था कौन सा ग्रह वलयों की एक प्रणाली से घिरा हुआ है? तो जैसा कि आपने देखा होगा सैटर्न यानी कि शनि ग्रह वलयों की एक प्रणाली से घिरा हुआ है। शनि ग्रह वलयों की एक प्रणाली से घिरा हुआ है जो हजारों किलोमीटर तक अंतरिक्ष में फैली हुई है। शनि ग्रह की वलयों की खोज गैलीलियो ने 1610 में की थी और याद रखिएगा शनि ग्रह के सबसे ज्यादा 53 उपग्रह हैं। अगला प्रश्न था गंगा नदी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती? तो दोस्तों ऑप्शन में लखनऊ दिया था, जहां से गंगा नदी होकर नहीं गुजरती। लखनऊ दोस्तों गोमती नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? तो दोस्तों सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। प्रथम सहायक संधि 1798 में हैदराबाद के निजाम ने हस्ताक्षर किए थे और इस संधि पर 1799 में हस्ताक्षर करने वाला दूसरा राज्य मैसूर था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों यह पुस्तक बिल गेट्स ने लिखी है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं जिन्होंने हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में बिल गेट्स ने लिखा है जलवायु के परिवर्तन के प्रति अपनी चिंता एवं इसे रोकने के लिए जरूरी उपाय करने पर बोला गया है। अगला प्रश्न था संयुक्त राज्य अमेरिका किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था? तो दोस्तों वर्ष 1941 में संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक लड़ा गया था। 8 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया एवं हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद 2 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर लिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। फिर प्रश्न था विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। साथ ही याद रखिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न था सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में। फिर प्रश्न था बदायूं किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों बदायूं जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है और यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा। बदायूं गंगा नदी के किनारे बसा हुआ उत्तर प्रदेश राज्य का एक नगर है। फिर प्रश्न था ऊंटों का मेला कहां आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ऊंटों का मेला पुष्कर राजस्थान में आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था बेतवा और यमुना का संगम कहां होता है? तो दोस्तों हमीरपुर उत्तर प्रदेश में बेतवा और यमुना नदी का संगम होता है। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से होता है, याद रखिएगा।
बेतवा नदी को अपने प्रदूषण के कारण मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और यह पॉइंट दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है। तो जनरली लोग नर्मदा को इसका सही आंसर समझते हैं, बाकी बेतवा नदी इसका सही जवाब है। बेतवा यमुना की ही मुख्य सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले में यमुना नदी के में जाकर मिलती है। और याद रखिएगा राजघाट बांध एवं माता टीला बांध बेतवा नदी के मुख्य बांध हैं जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित हैं। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है। तो जनरली लोग उसका सही जवाब बेतवा लगाते हैं, बाकी याद रखिएगा जामनी नदी बेतवा नदी की एक सहायक नदी है जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारित करती है, जामनी। और अगर आपको ऑप्शन में जामनी नहीं मिलता तो उसके बाद इसका सही जवाब बेतवा होगा। अगला प्रश्न था तैरती हुई वस्तु पर नीचे की ओर कौन सा बल लगता है। तो दोस्तों नीचे की ओर से उत्प्लावन बल लगता है, याद रखिएगा तैरती हुई वस्तु पर नीचे की ओर से। उत्प्लावकता का नियम आर्किमिडीज द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा उत्प्लावकता के नियम के आधार पर ही पानी के जहाज बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न था जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है और यह प्रश्न भी पहले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात का नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात रख दिया गया है। और यह पॉइंट भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि किस जलप्रपात का नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात किया गया है। तो याद रखिएगा जोग जलप्रपात का। अगला प्रश्न पूछा गया था वर्ष 2000 में वित्त मंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा यशवंत सिन्हा जी वर्ष 2000 में वित्त मंत्री थे। और वर्तमान आप सभी जानते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं जो कि पहले भारत सरकार में रक्षा मंत्री एवं विदेश मंत्री भी रही है निर्मला सीतारमण जी। तो दोस्तों ये थे वह सभी प्रश्न जो आज के एमपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश कांस्टेबल के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज बनाई थी उन क्लासेस को आप जरूर देखिएगा। प्रैक्टिस सेट एवं डेली बूस्टर क्लासेस से काफी प्रश्न आपको एज इट इज आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। और उन क्लासेस की लिंक आपको ऊपर आई बटन में एवं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है तो उन वीडियोस को एक बार जरूर जाकर देखिएगा। जल्दी फिर मिलता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।